Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am your economics educator Gauri Chadon. Today we are going to start NCERT Solutions Part 2. इससे पहले ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 13 क्वेश्चंस. अब हमारे पास थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको भी हम जल्दी से फिनिश कर लेंगे. इसमें कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे बिकॉज ऑफ प्योर NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं. एंड जो डिफरेंट रिफ्रेशर्स हम वगैरह पढ़ते हैं हमारे स्कूल्स में भी वो वाले टॉपिक्स को नहीं कवर कराया जाता, लेकिन बिकॉज NCERT में है सो वी विल कवर इट अप जल्दी से ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. CBSE के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो वहाँ पे आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी. वहाँ पे भी आपको NCERT सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. एंड इसी के साथ चालू करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सभी. कंपेयर द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑन द इक्विलिब्रियम व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इज फिक्स्ड विद द सिचुएशन व्हेन एंट्री एग्जिट इज परमिटेड. तो इससे पहला वाला जो 13 क्वेश्चन था बिल्कुल इसके अपोजिट था. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन एंट्री एग्जिट इज परमिटेड, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट है. अगेन परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ही बात कर रहे हैं लेकिन घुमा के आपसे पूछा गया है. ठीक है, लेट्स सी. तो आपको पता है भाई इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अटेन करते हैं हम लोग, कि सबसे पहले हमारे पास दो कर्व्स रहते हैं. एक होता है हमारे पास डिमांड कर्व, एक होता है हमारे पास सप्लाई कर्व. डिमांड कर्व जो रहता है हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, सप्लाई कर्व हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग रहता है. क्लियर. एंड आपको समझना है कि जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस का हमारे पास लेवल रहता है. जहाँ पे ये होता है हमारे पास एक क्वांटिटी होती है. इस वाले पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि दैट मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, है ना. अब जो भी हम लोग जब बात कर रहे हैं शिफ्ट की, तो शिफ्ट का मतलब मैंने हमेशा बोला है कि आपके दो कर्व बनते हैं, क्योंकि शिफ्ट कैसे होता है हमेशा डिमांड में, एक होता है मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, एक होता है शिफ्ट. शिफ्ट का मतलब होता है जब फैक्टर्स अदर देन प्राइस, है ना, फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से हमारा या तो इंक्रीज या डिक्रीज होती है चीज़ों में, तब हम उसको शिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं. तो अगर मैं डिमांड कर्व की बात कर रही हूँ, अगर मैं बात करूँ मेरा राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो कैसे बनेगा मेरा कर्व, कुछ इसे बनेगा. वहीं पे अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो मेरा डिमांड कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना. तो शिफ्ट का मतलब क्या रहता है, जो हमारे पास दो कर्व्स बन जाते हैं. ठीक है, तो जल्दी से सिनेरियो को समझते हैं. So when the number of firms in the market is fixed, in this situation, increase in demand will raise both equilibrium price and quantity. तो अब जहाँ पे पूछ रहे हैं compare the effect of shift in demand curve on the equilibrium when the number of firms in the market is fixed with the situation when entry exit is fixed. Now, when entry and exit of a firm in the market are permitted, new firms will be attracted by the supernormal profits arising due to the excess demand caused by the increase in demand. तो जैसे कि आपको पता है जब कोई भी ऐसा इंडस्ट्री रहता है, मैं आपको कोविड-19 का बार बार एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि कोविड-19 में क्या होता था, अचानक से सैनिटाइजर्स का मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, इतना ज़्यादा उसकी डिमांड होने लग गई. तो क्या होने लगा, सबको लगा भाई सैनिटाइजर्स ही बनाने चाहिए, उसी में सबसे ज़्यादा अच्छा मुनाफा हो रहा है. बिकॉज सप्लाई का मतलब ही क्या रहता है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ में ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो अपना सप्लाई बढ़ा देते हैं. और उस टाइम पे एक सैनिटाइजर जो 30 रुपए का था भैया वो 250 में बिक रहा है. तो आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट मार्जिन है. सो दैट इज वाई सब इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई हमें भी उस सेक्टर में जाना है. तो इसलिए क्या होगा, आपको इंक्रीज इन निकलेगा, मतलब आपको राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा. जो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अराइजिंग ड्यू टू द एक्सेस डिमांड. सो दैट इज वाई जो एक्सेस डिमांड हमारे पास हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, उनका लगेगा कि नहीं यार हमें भी इस मार्केट में आना चाहिए, बिकॉज हमारे मार्केट में एंट्री और एग्जिट परमिटेड है. तो कोई भी फर्म आ सकता है, जा सकता है. तो इवेंचुअली क्या होता है, इनिशियली तो सब आ जाते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद अगर सर्वाइव नहीं कर पाते तो उनको वापस जाना पड़ता है ना. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट. समझ गए सभी, आगे बढ़े, चलो.
it will result in the fall in the prices till it becomes equal to minimum AC. Therefore, the equilibrium price remains unchanged. Decrease in demand will result in the fall of both equilibrium price and quantity. तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जो कर्व रहता है कुछ इस तरीके से रहेगा, एक हमारे पास रहता है डिमांड कर्व और एक हमारे पास रहता है सप्लाई कर्व. अगर इंक्रीज इन डिमांड होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, तो D1 मेरा ये हो जाएगा, तो मेरा नया इक्विलिब्रियम लेवल ये वाला हो जाएगा. वहीं पर अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो ये मेरा नया इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से हमारा शिफ्ट हो जाता है ना. ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्लियर? तो अगर इंक्रीज होगा तो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड. चलो क्वेश्चन नंबर 15 अगेन सब ध्यान से पढ़ेंगे. एक्सप्लेन थ्रू अ डायग्राम द इफेक्ट ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ बोथ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आपको डायग्राम के थ्रू क्या एक्सप्लेन करना है कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है किसमें, डिमांड में भी और सप्लाई में भी, यानी सप्लाई भी बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है, तो किस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी. चलो देखते हैं, बनाते हैं अच्छे से. सबसे पहले हम ये बनाते हैं हमारा एक नॉर्मल सा पैटर्न. सबसे पहले बनाएंगे डिमांड, ठीक है, और ये हो गया मेरा सप्लाई. समझ गए सभी? अभी क्या बोला है उन्होंने, जल्दी से मुझे बता दो कि डिमांड मेरा आगे बढ़ गया तो मैंने नया अपना डिमांड बना दी. अभी देखो स्टूडेंट्स ये भी डिपेंड करता है कि कितने एंगल से बढ़ रहा है. अगर इक्वल प्रपोर्शन लेवल से बढ़ रहा है तो बात अलग है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इक्वल बढ़ रहा है सपोज, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है. और सप्लाई में भी अगर मुझे राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है तो ये मेरा नया इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा जहां पे मेरे नए लेवल पे लोग इंटरसेक्ट करते हैं. तो अगर दोनों में राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलने वाला है. अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, बहुत अच्छे से हम लोग शूट कर पाए, है ना, हर एक चीज का. चलो समझे कि नहीं समझे इस वाली बात को, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे. राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होता है? Now, when both demand and supply of a commodity increase or shift to the right, the equilibrium price will increase, but the equilibrium price may or may not be affected. मैंने अभी आपको बताया बिकॉज हमें ये नहीं पता ना कि कितने सिनेरियो से चेंज हो रहा है. 20% चेंज हो रहा है, 30% चेंज हो रहा है. आपने बोला चेंज हो रहा है, दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता ना. सो दैट इज हमें सिर्फ डायरेक्शन पता है कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कितने उससे चेंज हो रहा है हमें नहीं पता. तो अभी मैंने आपको सिनेरियो पता है, ये हो सकता है या तो डिमांड जितना चेंज हो रहा है उतना ही चेंज मेरा सप्लाई हो रहा हो, या तो चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई, या तो नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है दैट इज चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड. कि मतलब इस वाले सिनेरियो का मतलब क्या है, देखो मैं इसमें बता देती हूँ. ठीक है, 3 सिनेरियो है मेरे पास. पहला सिनेरियो क्या है स्टूडेंट्स कि या तो जो आपका डिमांड में जो चेंज है सेम चीज आपके सप्लाई में भी चेंज दिख रही है, या हो सकता है जो आपका चेंज इन डिमांड है इट इज मोर देन द चेंज इन सप्लाई. और हमारा थर्ड सिनेरियो होगा दैट इज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन डिमांड. क्लियर? तो ये मेरे पास कुछ सिनेरियोस आ चुके हैं. तो इसको देखते हैं. सबसे पहले कुछ इस तरीके से हमारा ये चीज़ बनेगी, ये ठीक है. सभी को मेरे साथ ड्रॉ करते हुए चलना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो. सबसे पहले सब लोग को डिमांड कर्व बनाना है ऐसे, है ना. मेरे साथ डिमांड कर्व बनाते चले जाओ. डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, DD लिख दो. चले आगे. फिर इसी के अपोजिट सप्लाई कर्व. ठीक है. चलो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल और इक्विलिब्रियम प्राइस है. ठीक है. अब देखते कैसे चेंजेस हो रहे हैं. अगर मैं ये बोल के चल रही हूँ, मेरा सिनेरियो क्या बोल रहा है कि मेरा डिमांड में जितना शिफ्ट आ रहा है, सपोज मेरा डिमांड में इतना शिफ्ट आ रहा है तो ये मेरा डिमांड है, ठीक है. उतना ही जो शिफ्ट है मुझे मेरे उसमें दिख रहा है सप्लाई में, तो ये मैंने बोला ये है. तो आप देख रहे हो कि मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. मेरा इक्विलिब्रियम जो प्राइस है सेम ही है क्योंकि सेम प्रपोर्शन से मेरा डिमांड भी बढ़ा है, सेम प्रपोर्शन से मेरा सप्लाई भी बढ़ा है. ठीक है. अब इस वाले सिनेरियो में आया कि डिमांड अगर मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है
लेकिन सप्लाई मेरा इतना नहीं बढ़ा, हुआ तो है लेकिन इतना नहीं बढ़ा। तो आप देख सकते हो कि मेरा नया इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो देखो कि चेंज इन डिमांड उतना नहीं है जितना चेंज इन सप्लाई है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल है प्राइस का वो नीचे आ गया है। तो मतलब इक्विलिब्रियम लेवल जो प्राइस का है वो चेंज होता रहता है। इक्विलिब्रियम प्राइस अगर सेम प्रपोर्शन से मैंने डिमांड एंड सप्लाई चेंज किया है तो मेरा प्राइस सेम है। अगर मेरा डिमांड ज़्यादा है तो मेरा प्राइस ऊपर चला जाता है, वहीं पर अगर मेरा सप्लाई ज़्यादा है तो मेरा यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया। क्लियर? तो ये 3 सिनेरियोस मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी है। सब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए सब इस बात को? क्लियर? तो देखो ये वाली चीज को, पहला सिनेरियो क्या है, देयर मे बी 3 सिचुएशंस, मैं आपको तीनों समझा चुकी हूँ, क्विकली रीड करते हैं। व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज इन इक्वल प्रपोर्शन द इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन द सेम। तो जब भी डिमांड एंड सप्लाई सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है तो जो मेरा प्राइस है वो सेम ही रहता है। जैसे कि ये वाला सिनेरियो आपको गिवन है, तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, जैसे कि मैंने आपको ये वाले पॉइंटर्स में पूरा एक्सप्लेन किया है। ये वाले पॉइंटर्स में दैट इज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द चेंज इन सप्लाई। अगर चेंज इन डिमांड 10% से है तो सप्लाई भी अगर मेरा 10% से है तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा। ठीक है, समझे वाली बात को? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन, आगे बढ़े, चलो। नाउ व्हेन बोथ डिमांड and supply increases but increase in demand is more than the increase in supply so the price will rise। अब जैसे कि ये वाले इसमें क्या गिवन है, क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइस राइज होगा। इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है तो अगर इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई तो मेरा प्राइस ऊपर की तरफ आएगा, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे क्वांटिटी आता है। मैंने क्या बोला, चीज़ों को बना के रखोगे ना ऐसे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, आपको खुद से बनाते हुए चलना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। ठीक है, समझे? थर्ड सिनेरियो क्या है, व्हेन बोथ द डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस बट द इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द इंक्रीज इन सप्लाई द प्राइस विल फॉल। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द डिमांड, तो मेरा जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है। तो ये समझना है दोनों सिनेरियोस का आपको। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। समझे सभी? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे सभी। हाउ आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वालिटी मतलब सॉरी क्वांटिटी अफेक्टेड व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट इन द सेम डायरेक्शन, डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेम डायरेक्शन का मतलब अगर मेरा डिमांड बढ़ रहा है तो मेरा सप्लाई भी बढ़ रहा है, अगर मेरा डिमांड कम हो रहा है तो मेरा सप्लाई भी कम हो रहा है। तो किस तरीके से शिफ्ट देखने को मिल रहा है, एंड अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये रहता है अगर डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई कम हो रहा है, और अगर डिमांड कम हो रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है। ये सिनेरियोस मेरे पास रहेंगे। अगेन आपको हर एक चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करते हुए देखते हुए चलना है तो आपको समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपका आंसर बता रही हूँ। जल्दी ड्रॉ करके ही करेंगे चीज़ों को ताकि हमारे पास एक क्लैरिटी बनी रहे चीज़ों को लेकर। पहला क्या है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स इन द सेम डायरेक्शन। चलो, तो जैसे कि आप देख सकते हो पहला सिनेरियो हमारे पास ये है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सप्लाई। तो अभी आपने देखा कि उसमें कोई भी प्राइस में चेंजेस नहीं आते, सेम डायरेक्शन में ही दोनों चले। ये पूरा सिनेरियो सेम डायरेक्शन का ही है ना। जैसे कि सब इसमें क्या हो रहा है कि डिमांड सब में इंक्रीज ही हो रही है, ऐसा नहीं कोई भी डिक्रीज हो रहा है। सप्लाई भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। तो इन तीनों सिनेरियोस में दोनों ही बढ़ ही रहे हैं। तो इंक्रीज वाला सिनेरियो ही मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मेरा जो इंक्रीज हो रहा है डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई इक्वल चीज से हो रहा है तो यहाँ पे मेरा प्राइस चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखोगे कि डिमांड ज़्यादा स्पीड से बढ़ा एज कम्पेयर टू द सप्लाई, तो मेरा प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे आपने देखा सप्लाई मेरा ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू द डिमांड, सो दैट इज़ वाई मेरा प्राइस नीचे आ गया। तो तीनों सिनेरियोस हमने समझ ही लिए थे। सो दैट इज़ वाई जो पहला सिनेरियो आप यहाँ पे देख रहे हो, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सप्लाई, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई चेंज नहीं आता, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज़रूर बढ़ जाती है। ये समझना, क्वांटिटी कैसे बढ़ रही है, देखो ये क्वांटिटी बढ़ी ना, यहाँ पे भी आप देखो एक क्वांटिटी हमारी जरूर बढ़ती है, याद रखना। प्राइस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन क्वांटिटी जरूर बढ़ रही है। ठीक है,
समझे? ये वाले पॉइंटर का जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। डन? नाउ इंक्रीज इन डिमांड मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। तो हमने देखा है कि अगर मेरा डिमांड ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू सप्लाई तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे ऊपर की तरफ जाएगा, तो दोनों मेरा इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द इंक्रीज इन सप्लाई तो मेरा प्राइस नीचे आएगा और मेरा क्वांटिटी तो सारी चीज़ों में बढ़ ही रहा है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये वाला सिनेरियो भी पिछले वाले आंसर में ही हमने समझा है, ठीक है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द डिक्रीज इन सप्लाई, है ना? तो अगर हम बात करते हैं, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। अभी हमने इंक्रीज के सिनेरियो को पढ़ा था पूरा, ये पूरा इंक्रीज के सिनेरियो का था। अभी सेम डिक्रीज इन सप्लाई के सिनेरियो को पढ़ते हैं। 3 सिनेरियोस है मेरे पास। दैट इज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई, चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन डिमांड। एंड हम लोग बात कर रहे हैं डिक्रीज के सिनेरियो की। किसकी बात कर रहे हैं? डिक्रीज के सिनेरियो की, ठीक है? आगे बढ़े तो सबसे पहले हमारे 3 ग्राफ बनेंगे। सबसे पहले आप वो बना लो, जितनी बार ग्राफ बनाओगे उतना परफेक्शन आएगा, ठीक है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है हमारे पास, डिमांड कर्व, सब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे तीनों इसमें, यस, ठीक है? इसी के अपोजिट आप लोग सप्लाई कर्व बना दो, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है? अब मुझे पता है कि ये मेरा एक इक्विलिब्रियम प्राइस है, सब ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है? चलो पहला सिनेरियो क्या बोल रहे हैं भाई? डिक्रीज दोनों का इक्वल हो रहा है। तो अगर मैं बोल रही हूँ डिमांड मेरा इतने से डिक्रीज हो रहा है और मेरा सप्लाई भी इतने से ही डिक्रीज हो रहा है, तो अगेन मैंने देखा कि मेरा इक्विलिब्रियम जो लेवल है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ मेरी क्वांटिटी ज़रूर कम हो गई है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो डिमांड है वो ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर जो डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरा प्राइस है वो नीचे की तरफ आ गया है, क्वांटिटी मेरी इधर कम हो गई है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है कि सप्लाई ज़्यादा कम हुआ है एज कम्पेयर टू द, ये वाले सिनेरियो में आई थिंक मैंने ये थोड़ा कर दिया, रुको, नहीं सही है ये वाला, है ना? डिमांड में ज़्यादा, हाँ, तो यहाँ पे क्या था, सप्लाई ज़्यादा कम हो गया है हमारा एज कम्पेयर टू द डिमांड। तो डिमांड हमारा इतना कम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो प्राइस है वो बढ़ गया है और क्वांटिटी तो वैसे कम होनी ही है। समझे ये तीनों पॉइंटर्स को? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है? अब इसी चीज़ को समझेंगे, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलने वाला और मेरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है? यहाँ पे देखो डिक्रीज इन डिमांड मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी ज़्यादा आपने डिमांड को डिक्रीज किया है तो प्राइस मेरा नीचे हो जाएगा और साथ में मेरा क्वांटिटी भी नीचे आ रही है, ठीक है? मतलब कम हो रही है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। समझ गए सभी ये वाली बात को? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब आपका सप्लाई ज़्यादा कम हुआ है तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका प्राइस ही बढ़ गया और यहाँ पे क्या हो गया, मेरी क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है? समझे वाले पॉइंट को सभी? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ गए? तो याद रखना है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं हमें डायग्राम्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है? चलो अब मेरे पास आता है कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन पे हो रहे हैं। यहाँ पे देखो इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने 10% से डिमांड को बढ़ा दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने 10% से सप्लाई भी तो गिरा दी, तो दोनों इक्वल है, तो तब क्या होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो पहला सिनेरियो क्या है हमारे पास, अगर मैंने डिमांड यहाँ पे कम करी है कि बढ़ाई है, इंक्रीज इन डिमांड है, ठीक है? इंक्रीज इन डिमांड है उतना ही इक्वल हमारे पास डिक्रीज इन सप्लाई है, ठीक है? जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले आप यही बनाओगे, है ना? ये डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है और यहाँ पे हमारी उतनी क्वांटिटी रहती है।
क्वेश्चन में क्या गिवन है जल्दी से मुझे बताएंगे सभी। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि अगर मेरी डिमांड 10% बढ़ रही है, ये मेरा डिमांड कर्व है और ये मेरा सप्लाई कर्व है। डिमांड अगर मेरी 10% इंक्रीज हो रही है तो उतना ही सेम प्रपोर्शन से सप्लाई मेरा कम हो रहा है। तो सप्लाई क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मेरा कम हो रहा है। तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट की तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से। तो आपने पहले देखा था अगर सेम डायरेक्शन में रहता तो इक्विलिब्रियम प्राइस शिफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम लेवल तो हमारा शिफ्ट हो रहा है। सो दैट इज वाई ये वाले क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमारा ये जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तो प्राइस मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे समझ रहे हैं सभी। और क्वांटिटी मेरी उतनी ही है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, क्वांटिटी मेरी उतनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो इंक्रीज हो रहा है प्राइस मेरा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, समझ गए सब इस बात को। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने यहाँ पे भी सेम चीज़ को आपको यहाँ पर समझाया है कि क्वांटिटी कहीं ना कहीं मेरी ये सेम ही है ना, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, लेकिन प्राइस भी तो मेरा बढ़ गया है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सप्लाई। अब हमें देखना है कि डिक्रीज इन डिमांड अगर हम बात करें, डिमांड तो मेरा यहाँ पे कम हो गया इतना, डिमांड तो मेरा यहाँ पे कम हो गया इतना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और सप्लाई मेरा इतना बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी मेरी बढ़ गई है। अब आप सोच रहे हो कि मैम मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे याद कर लूँ क्या? कुछ नहीं होना याद करने से, आपको ना ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये ग्राफ बनाना क्या होता है? कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंटर्स पता होने चाहिए कि एक डिमांड कर्व होता है, एक सप्लाई कर्व होता है, ये इक्विलिब्रियम लेवल होता है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है। अब जो क्वेश्चन बोले इंक्रीज बोलो तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज बोलो तो डिक्रीज कर दो, ये करना आपको आना चाहिए बस। बाकी आप चीज़ें चेंज करते चले जाओ, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है आपका आंसर आता चला जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि इसमें क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब डिक्रीज इन डिमांड की बात करें, डिमांड मैंने यहाँ पे कम कर दिया इतना, एंड इंक्रीज इन सप्लाई हो गया इतना। तो आप देखो मेरा प्राइस नीचे की तरफ आ गया, क्वांटिटी मेरी बढ़ गई। तो ये चीज़ें याद नहीं की जा सकती, इसको बस समझा जा सकता है, और आपको बस ग्राफ बनाना आना चाहिए। समझे ये वाली बात को कि नहीं समझे? सेम चीज़ यहाँ पे देखो, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई, यानी आपने डिमांड को ज़्यादा लेवल से कम कर दिया एंड सप्लाई को कम लेवल से इंक्रीज किया। तो आप देखो प्राइस मेरा यहाँ पे आ गया है ना। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलता है। समझे कि नहीं समझे इस बात को? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। डन? देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द डिक्रीज इन सप्लाई। सेकंड है हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये वाले सिनेरियोस तभी समझोगे जब आपको एक एक ग्राफ बनाना आता हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द डिक्रीज इन सप्लाई, यानी आपने इंक्रीज तो कर दिया लेकिन उतना नहीं किया जितना हमारा सप्लाई में डिक्रीज हो गया। तो ये मेरा एक नया पॉइंट बन गया। सिमिलरली ये मेरा एक नया पॉइंट बन गया। तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज हम कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सभी। इन व्हाट रिस्पेक्ट टू द सप्लाई एंड द डिमांड कर्व इन द लेबल मार्केट डिफर फ्रॉम दोज इन द गुड्स मार्केट। आपसे पूछ रहे हैं, जब हम लोग सप्लाई की बात करें, डिमांड की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम दोज इन द गुड्स मार्केट। लेबर मार्केट अलग होता है, गुड्स मार्केट अलग रहता है। लेबर आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स है, तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स में और फिजिकल कैपिटल में क्या अंतर है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो जब हम बात करते हैं द सप्लाई एंड द डिमांड कर्व इन द लेबर मार्केट डिफर फ्रॉम दोज इन द गुड्स मार्केट इन द फॉलोइंग वेज। In the good market, the demand for the good is made by the customers and the household, while in the labor market, the demand is made by the firms. अब लेबर की जब हम बात करते हैं, लेबर कौन है? जो किसी कंपनी में काम करता है, किसी और के लिए काम करता है। तो सिंपल सी बात है कि लेबर की डिमांड किसको होगी? लेबर की डिमांड भी किसको होगी स्टूडेंट्स? फर्म को ही होगी। जो कंपनी से उन्हीं को तो डिमांड होगी ना, हमको थोड़ी ना डिमांड होगी। हम क्यों जाएंगे भाई किसी मजदूर को लेने? हमारा थोड़ी, हम तो सब्जी लेने जाएंगे ना। सो दैट इज वाई आपको समझना रहेगा कि जब हम लोग बात करते हैं लेबर मार्केट की, लेबर मार्केट की डिमांड कौन करता है? फर्म्स। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास गुड्स की, तो गुड्स की डिमांड करते हैं कस्टमर्स।
समझे कि नहीं समझे? नाउ इन द गुड मार्केट द सप्लाई ऑफ गुड इज मेड बाय द फर्म्स, व्हाइल इन द लेबर मार्केट द सप्लाई ऑफ द लेबर इज मेड बाय द हाउस होल्ड. सो इन अ गुड्स मार्केट फर्म्स एक्ट एज द सप्लायर्स, इन द लेबर मार्केट एंड हाउस होल्ड्स एक्ट एज द सप्लायर्स. क्लियर? समझे? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. समझे ना? ये वाला बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया हमारा. सिंपल सी बात है, लेबर मार्केट और गुड दोनों में मार्केट डिमांड और सप्लाई का फंडा सेम रहेगा. बस ये आपको समझना रहेगा कि डिमांड कौन करेगा और सप्लाई कौन करेगा, है ना. अगर लेबर सप्लाई करेगा, डिमांड कौन करेगा? फर्म करेगा. वहीं पे गुड्स कौन सप्लाई करेगा? सप्लायर करेगा. कस्टमर उसकी डिमांड करता है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे सभी. हाउ इज द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लेबर डिटरमाइंड इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो लेबर है उतना पर्याप्त है हमारे प्रोडक्शन के लिए, जब हम बात करते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में. हाउ यू विल फिगर इट आउट? लेट्स सी. परफेक्ट कंपटीशन पता है ना सबको, क्या फीचर्स हैं उसके? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में वो डील करते हैं, कस्टमर को पूरी नॉलेज है, रैशनल कस्टमर है, एंड देयर इज नो ट्रांजैक्शन फीस और कॉस्ट उसमें कुछ भी नहीं है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपटीशन की जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होता है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है. So a profit maximizing firm will employ labor up to the point where the extra cost incurred by the employing the last unit of labor equals the additional benefit it earns by employing that unit of labor. तो जब हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, लेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है. बिकॉज हम चाहते हैं ना कि हमें चीप लेबर मिले और कम दाम में अच्छा काम हमें मिल जाए. सो दैट इज वाई जब हम बात करते हैं एम्प्लॉइंग द लेबर अप टू द पॉइंट वेयर द एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉइंग द लास्ट यूनिट इक्वल्स टू द एडिशनल बेनिफिट इट अर्न्स. तो जितना हमें किसी चीज़ को एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करने में, उसको अच्छे से एम्प्लॉय करने में, एफिशिएंसी इंप्रूव करने में लग रहा है, उससे ज़्यादा कॉस्ट हम कवर कर पाए जब वो एक और सामान बना पा रहा है, जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के रूप में देखते हैं. सो दैट इज़ वाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू द मार्जिनल बेनिफिट बाय लेबर. कि किसी एक एम्प्लॉय को लाने में आपका कितना खर्चा हुआ और वो एक एम्प्लॉय आपके लिए कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, हम उसको कंपेयर करते हैं. क्लियर? तो ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. जो डेरिवेशन है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वेज रेट का मतलब क्या होता है, कि भाई कितना सामने वाले को आपको लेबर रेट देने की जरूरत है, कि भाई कितना आप उसने काम किया उसके बेसिस पे कितना आप अमाउंट देके उस पर डिपेंड करता है कि मार्जिनल रेवेन्यू कोई एक एम्प्लॉय कितना लाके आपको दे रहा है. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू जो एक एम्प्लॉय लाके दे सकता है, कि कितना वो काम कर रहा है उससे मुझे कितना प्रॉफिट मुझे पर यूनिट मिल रहा है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं. उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई किसी एक लेबर को कितना प्राइस मिलना चाहिए. ठीक है? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट. क्लियर? सो दैट इज वाई जब हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, कॉस्ट का मतलब कि किसी एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय करना है ना. एम्प्लॉय जैसे कि लेबर की भी अगर हम बात करते हैं, लेबर का भी तो कॉस्ट होता है ना. तो जितना मैं लेबर कॉस्ट पे खर्च कर रही हूँ उतना मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उन दोनों को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तब जाके मेरे पास वेज रेट सिस्टम डिफाइन होता है. समझे इस बात को? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19. हाउ इज द वेज रेट डिटरमाइंड इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट. तो अभी आपने इस चीज को सीखा कि वेज रेट कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, उसी को फिर से अलग तरीके से रिपीट किया गया. सो लेट्स क्विकली सी इट. So just like goods market, wage rate in the labor market is determined by the market forces of demand and supply. जैसे कि आपको पता है कि भाई कोई सामान कितने का बिकना चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई कहाँ टकरा रहे हैं, वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा, ये आपका क्वांटिटी हो जाता है और यहाँ पे हमारा मार्केट एट इक्विलिब्रियम आ जाता है. जैसे कि हम लोग गुड्स का पढ़ते हैं वैसे हमारा लेबर मार्केट का भी तय होता है, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई कितना उसका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस होना चाहिए. Clear? So just like goods market, wage rate in a labor market is determined by the intersection of demand and supply of the labor. The rate at which the demand equals the supply is called the equilibrium wage rate. So let's make it jaldi se. ये डिमांड हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग
एंड अपवर्ड स्लोपिंग हमारे पास सप्लाई हो जाएगा। अब जहाँ पे एट द रेट एट विच द डिमांड इक्वल्स द सप्लाई, ये वाला जो रेट है स्टूडेंट्स वो हमारा रहता है इक्विलिब्रियम वेज रेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम वेज रेट बेसिकली ये वाला आपका जो प्राइस रहता है। एंड इस रेट पे हमें कितने एम्प्लॉइज लगेंगे ये हमारा क्वांटिटी वाले पॉइंट पे आ जाता है। क्लियर? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं ये हमारा जो इक्विलिब्रियम वेज रेट की, तो हम यहाँ पे बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि कौन से लेवल पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Now, correspond to the hours of the labor are determined and supplied in the labor market at the equilibrium wage rate. हमें पता चलता है भाई कितने घंटे में काम कराना है, कितना हमें वेज रेट देने की ज़रूरत है। The demand for labor is derived from the value of the marginal product of the labor. ये डिपेंड करता है कि भाई कोई लेबर हमारे पास कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है एक्स्ट्रा, उसके बेसिस हम डिफाइन करते हैं कि भाई कितना इक्विलिब्रियम लेवल हमारा होना चाहिए। राइट? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। गॉट इट स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? पक्का? चलें आगे? ओके, क्लियर? नाउ we know that a particular firm will employ labor up to a point where the marginal cost of employing the last unit of labor hired equals to the marginal benefit earned by the firm by hiring the unit of the labor. तो हमने अभी पढ़ा था कि जो marginal cost हमें मिल रहा है ना, ऑफ वन लेबर, कि भाई एक लेबर को लाने के लिए जितना खर्चा हो रहा है उससे हम कितना डिराइव कर पा रहे हैं रेवेन्यू को, उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेज रेट को। बिकॉज अगर मैं किसी एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती हूँ है ना कंपनी में, तो हम लोग ये सोच के करते हैं ना कि ये हमारे लिए कितना काम कर सकता है, तो सेम हमारा लेबर मार्केट में भी चलता है। सो लेबर इज सप्लाइड बाय दोज हाउस होल्ड्स हु नीड टू ट्रेड ऑफ बिटवीन वर्किंग आवर्स और लेजर। इसका मतलब है कि भाई हम इतने घंटे काम करेंगे, उसके बेसिस पे आपको रेट देना पड़ेगा। सो द सप्लाई ऑफ लेबर इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वेज अप टू अ पॉइंट बियॉन्ड विच द सप्लाई कर्व बिकम्स बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आप काम करोगे, उसके बाद आपको भी पता है कि इसके ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे बिकॉज इतना हमें मिल ही नहीं रहा। राइट? जितना हमें मिल ही नहीं रहा तो हम काम कैसे कर पाएंगे? सो ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अ कमोडिटी ऑन विच प्राइस सीलिंग इज इम्पोज्ड इन इंडिया, व्हाट मे बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस सीलिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइस सीलिंग हमने पढ़ा था। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या रहता है? एक अपर लिमिट होती है ना, अपर लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट। वैसे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करती नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल गुड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, वो होता है बेसिकली जब आपको पता है प्राइस सीलिंग क्या होता है, जब हम ये वाला पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। चलो, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। जब आपको लगता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज़्यादा है और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है प्राइस सीलिंग, हमें ये पता है। लेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मिनिमम या प्राइस फ्लोरिंग वाला होता है। तो जब आपको पता है कि बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल हम एक मैक्सिमम अमाउंट या प्राइस को सेट कर देते हैं, दैट इज नोन एज योर प्राइस सीलिंग। राइट? So the government impose upper limit on the price of goods and services called price ceiling. Price ceiling is generally imposed on necessary items like kerosene, हमारे राइस हो गया, वीट हो गया। आपको पता है ना, बिकॉज ये एक बेसिक कमोडिटी जिसको सबकी नीड है। अगर ये बेसिक कमोडिटीज़ का प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है कि अगर उनको लग रहा है कि जो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज़्यादा हाई सेटअप कर दिया है, तो उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। जिसको कौन काम करता है? प्राइस सीलिंग का काम करता है। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या रहता है? हाईएस्ट अपर लिमिट आपने सेट कर दी कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, इससे ज़्यादा कीमत में आप नहीं बेच सकते। सो ईच कस्टमर हैज़ टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज टू बाय द गुड्स फ्रॉम द राशन शॉप। आपको पता है कि राशन की जो शॉप्स मिलती है बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास कार्ड रहता है बीपीएल कार्ड, उनको थोड़े कम कंसेशन रेट्स पे, कम प्राइसेस पे उनको गुड्स मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये चीज़ें लग्जरी वाली चीज़ें नहीं है, तो बेसिक चीज़ें जो हर एक इंसान की नेसेसिटी है। सो दैट इज़ वाई इनके प्राइसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग वाली पॉलिसी इसमें अप्लाई कर देती है। समझे सब इस बात को? All of you please take a screenshot of this one fast.
जल्दी से सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चले आगे। ओके। Since all customers will not be satisfied with the quality or the quantity of the goods that they get from the fair price shop, some of them will be willing to pay higher prices for it, and this may result in the creation of black marketing. तो कहीं ना कहीं हमने जब consequences की बात करी थी उसमें पहला फंक्शन यही आया था कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपने देखा होगा। इसलिए ये जो गवर्नमेंट दूसरों के लिए काम कर रही है उसी में लोग घपला कर लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं। इलीगल एक्टिविटी है ब्लैक मार्केटिंग। तो आपको पता कि कोई ढंग का काम नहीं कर रहे, आप इलीगल एक्टिविटी ही कर रहे हो कि किसी और को जो सामान मिलना चाहिए आपने उस चीज़ को सस्ते में खरीद लिया और महंगे में आप बेच रहे हो, है ना। सो इट हैज़ बीन फाउंड ऑफन दैट द गुड्स दैट आर राशन आर यूजली इंफीरियर गुड्स एंड आर अडल्ट्रेटेड। तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने सेट करके रखी चीज़ें कि यार इतना जो राइस है इधर मिलना चाहिए, तो आप क्या करते हो उसकी जगह जो जिसकी क्वालिटी ख़राब है वो सारे गुड्स को आप रख देते हो, वो वाले गुड्स को आप महंगे प्राइस में बेचने लगते हो। तो इससे क्या होता है, दिस इज़ ब्लैक मार्केटिंग, कि जो गुड्स आपने किसी और के लिए रखे थे कि भाई हम लोग ये पॉलिसी लेके क्यों आ रहे हैं ताकि भाई सबका भला हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेटेड फील ना करे। लेकिन आप अगर आप उन्हीं का करप्शन करके उन्हीं का आप ऐसा करोगे कि उनको इतना बेकार क्वालिटी का राइस दोगे, वीट दोगे, तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, क्योंकि न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं पाएगा। तो ये कैसे हो पाता है, बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। वो क्या करते हैं, यहाँ से अच्छा सामान बड़े प्राइसेस में बेच देंगे कहीं और जो बेकार के क्वालिटी गुड्स होते हैं उसको यहाँ कर देते हैं। तो ये गलत है, बिकॉज जिस पॉलिसी से हमने ये वाली चीज़ को शुरू किया था वो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रही है ना। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। अगर हम बात करते हैं प्राइस सीलिंग का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सो दैट इज ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग इलीगल एक्टिविटी है जहाँ पे गुड्स को हायर प्राइसेस में बेचा जाता है। समझे कि नहीं समझे सब, इसको जल्दी बताओ मुझे। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था क्लास में, तो वैसे ही आपको लिखना भी है। समझे सब इस बात को, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे सभी। अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व हैज अ लार्जर इफेक्ट ऑन प्राइस and smaller effect on the quantity when the number of firms is fixed compared to the situation when free entry and exit is permitted। तो आपको ये बताना है, एक सिचुएशन है जहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट नहीं और एक सिचुएशन है जहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट है। तो दोनों सिचुएशंस में किस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा घटेगा, कैसे डिमांड में शिफ्ट आता है, हमें उसको पूरा का पूरा स्टडी करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स सी। सो अंडर दिस कंडीशन इवन इफ द मार्केट डिमांड कर्व शिफ्ट्स either the direction at the new equilibrium, the market will supply the desired quantity at the same price। तो आपको पता है कि अगर हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो अगर डिमांड अगर शिफ्ट भी हो गई तो सेम प्राइस पे ही बढ़ेगा, बस क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी। वहीं पे सेकंड सिनेरियो जैसे कि आप देख सकते हो इन द ग्राफ बिलो, इन द मार्केट डिमांड कर्व व्हिच टेल्स how much quantity will be demanded by the consumer at different prices, P0 denotes the firm which equal to the minimum average cost of the firm। तो आपको पता है कि भाई ये मिनिमम एवरेज कॉस्ट है कि भाई इससे ज़्यादा कम हम प्राइस पे नहीं बेचेंगे। तो अगर मैं डिमांड को इंक्रीज करती हूँ तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रहा है। वहीं पे अगर मैं डिमांड के कर्व को बैकवर्ड कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रहा है। तो प्राइस मेरा वही रहेगा, चेंजेस मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे बिकॉज शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि सप्लाई से हम कंपेयर नहीं करें, क्लियरली हमें क्वेश्चन में लिखा है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, मतलब सप्लाई कर्व तो उतना ही रहने वाला है, सिर्फ चेंज कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर्व में होने वाला है। सो दैट इज वाई हम सिर्फ उसी के बेसिस पे कंपेयर करें चीज़ों को। समझे इस बात को, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से सभी, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर। सेकेंड सिनेरियो देखेंगे, यहाँ पे भी अगर मैं डिमांड को बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इफ द डिमांड इज राइजिंग तो हमारा क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रहा है और डिमांड मेरा कम हो रहा है तो मेरा यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रहा है। सो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट हम बता रहे हैं। अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी में भी राइटवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी में भी हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। समझे इस बात को, चलो क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसमें बस यही चीज को हमें समझाना है कि डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, ठीक है। इसी का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखना है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इतना भी ज्यादा डिटेल में आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पॉइंटर्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 22 पे सभी आएंगे. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है, सो वी आर कवरिंग अप. लेकिन इन सीबीएसई सिलेबस ये हमें ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हमने कोर्स में नहीं किया है, ना आएगा. ठीक है. Suppose the demand and the supply curve of the commodity X in a perfectly competitive market are given by. आपको पता है कि हम जब बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो डिमांड रहता है शुड बी इक्वल टू द सप्लाई, है ना, क्वांटिटी सप्लाइड. तो ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो कंफ्यूज मत होना कि हम क्या पढ़ रहे हैं. यहाँ पे डिमांड आपको इतना गिवन है और सप्लाई आपको इतना गिवन है. ठीक है. अब आपको पता है कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं. मतलब मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है शुड बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. तो हमें क्या करना रहेगा, ये वाली इक्वेशन को इक्वल टू करना पड़ेगा इस इक्वेशन को. ठीक है. तो हमारे पास पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्राइस लेस देन 15 होना ही नहीं चाहिए. तो 15 हमारी हाईएस्ट लिमिट है. ठीक है. स्टार्ट कर दें. ये वाला इक्वेशन समझ आ रही है ना कि बेसिकली ये लिखा हुआ है दैट मार्केट डिमांड शुड बी इक्वल टू मार्केट सप्लाई. ठीक है. ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है. आगे बढ़े. चलो क्लियर. ये हमें पूरी इक्वेशन गिवन है और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल कब अचीव होता है, जब मेरा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है. सो द मार्केट सप्लाई इज 0 फॉर एनी प्राइस फ्रॉम 0 to 15. दिस इज बिकॉज फॉर प्राइस बिटवीन 0 to 15 नो इंडिविजुअल फर्म विल प्रोड्यूस एनी पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट एज द प्राइस इज लेस देन द मिनिमम एवीसी. कॉन्सिक्वेंटली द मार्केट सप्लाई कर्व विल बी 0. तो आपको समझना है कि जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहता है वो कवर करना बहुत जरूरी है. अगर हम उतना भी कवर नहीं कर पा रहे तो मतलब हमारा जीरो रेवेन्यू है ना. सो दैट इज वाई पहला हमारा टारगेट किसी भी कंपनी का यही रहता है कि फिक्स कॉस्ट को तो बाद में कवर किया जाएगा, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को ही हम कवर करते हैं. तो अगर हम 15 से नीचे बेचेंगे तो हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं होना वाला, हमारा सप्लाई हम जीरो ही रखेंगे, बिकॉज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लॉस में ही जाने वाले हैं. तो दैट इज वाई आपको पता है कि सप्लाई तभी किया जाता है या तो जब प्राइसेस ज़्यादा हो और हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तभी हम सप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम सप्लाई नहीं करते. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कोई जीरो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होने वाला है, जीरो लेवल ऑफ सप्लाई होने वाला है, बिकॉज 15 से नीचे अगर हम बेचेंगे सामान को तो हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है. क्लियर. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का समझते हुए चलते हैं, बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस आपने कभी किए नहीं है तो उसको मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी. बढ़े आगे. चलो फिर. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि दोनों इक्वेशंस को मुझे इक्वल करना पड़ेगा. मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, कि एक मुझे पार्ट ये गिवन है, एक पार्ट मुझे ये गिवन है. समझना, इन दोनों को मुझे क्या करना है, इक्वेट करना है. क्लियर. सो दैट इज वाई इसको इक्वेट करना है. 700 माइनस पी इज इक्वल टू 500 प्लस 3p. तो हमें पता है कि माइनस पी और ये भी हमारा माइनस 3p में चला जाएगा, जैसे हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड में करते हैं. ये क्या हो जाएगा, 500 माइनस 700. तो मुझे क्या हो गया, माइनस 4p इज इक्वल्स टू माइनस 200 आ जाएगा, बिकॉज 500 और 700 से माइनस करोगे तो 500 छोटा है, तो इसलिए माइनस 200 आएगा, ये माइनस 4p आएगा. माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना. एंड आपको पता है कि अगर p की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 200 गिवन है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50. तो दैट इज वाई p की वैल्यू यहाँ पे 50 गिवन है. अब जब मेरे को इक्विलिब्रियम प्राइस की अगर हम बात करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा कितना आ गया, 50. कि सबसे ज़्यादा फायदा तभी होगा जब हम 50 रुपये में सामान को बेचेंगे. ठीक है. तो हमें पता है कि क्वांटिटी कैसे निकलेगी, जो क्वेश्चन हमें गिवन है दैट इज 500 प्लस 3p. तो कुछ नहीं हो जाएगा, 500 प्लस 3p है ना. p क्या हो जाएगा, मेरा 50 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 500 प्लस 150. तो जो मेरा नया आउटपुट आएगा दैट इज 650 यूनिट्स. मतलब जब मैं 50 रुपए का इक्विलिब्रियम प्राइस रखूंगी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 650 यूनिट्स. क्लियर. ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. गॉट इट. क्लियर.
कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई वाला फंडा लगाना है। क्लियरली पता है मुझे कि अगर जब तक मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं करती, अगर उससे नीचे वाले प्राइस में किसी सामान को मैं बेचूंगी तो मुझे लॉस ही होने वाला है। ये चीज़ आपको समझनी है। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है यहाँ पे कि मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 700 माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मुझे ये डिमांड गिवन है ना, उसमें क्लियरली लिखा है कि मैं प्राइस को 15 से ज्यादा बेचूंगी तो ही सप्लाई करूंगी, उससे कम में जीरो सप्लाई रहने वाला है। सो दैट इज वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 प्लस 3p, है ना। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 700 को यहाँ ले जाऊंगी तो 500 माइनस 700 हो जाएगा, 3p मेरा यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया मेरे पास -4p इज इक्वल्स टू -200, माइनस माइनस कट गया 4p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 50, मतलब मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 आ गया। अब मुझे क्या करना है, सेम इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है, बिकॉज मुझे ये जानना था कि मैं कितनी क्वांटिटी को सप्लाई करूंगी। तो मैंने इक्वेशन में इक्वेट कर दी वैल्यू p की, दैट इज 50, तो मेरे पास क्या अमाउंट आ गया 500 प्लस 3 इंटू 50 कितना हो जाएगा मेरे पास 150, तो इक्वल कितना आ गया मेरे पास 650 यूनिट्स। यानी जब मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस 50 रहेगा तो उस पे मैं 650 यूनिट्स का सप्लाई करूंगी, तभी मेरा मार्केट एट इक्विलिब्रियम आ पाएगा। क्लियर? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। समझ गए वाले क्वेश्चन को सभी? गॉट इट स्टूडेंट्स? इसलिए मैंने इसके साइड में आपको करके बता दिया है, वो क्लियरली लिखा है कि अगर 15 से कम में बेचेंगे सामान को तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, कुछ रिकवरी नहीं होगी, तो इसमें हम लोग सप्लाई भी नहीं करना पसंद करेंगे। ठीक है, चलो क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे सभी जल्दी से। कंसिडरिंग द सेम डिमांड कर्व एज एन एक्सरसाइज 22, यानी जो अभी हमने पहले वाले सिनेरियो में पढ़ा। नाउ लेट अस अलाउ फॉर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कि एंट्री एग्जिट हो सकता है, कोई भी फर्म आ सकता है, कोई भी फर्म जा सकता है, फॉर द कमोडिटी एक्स, यानी कोई भी सामान है। Also assume that the market consists of an identical firms producing commodity X. Let the supply curve for a single firm be explained as, हमें supply function given है, बाकी जो demand function है हमारा पिछले question की तरह सेम रहने वाला है। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फर्म्स है उसमें फ्री एंट्री और एग्जिट है, यहाँ पे लिखा है, और आइडेंटिकल फर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगेन ये किसके फीचर्स है, परफेक्ट कंपटीशन के ही फीचर्स हैं। पहला हमें दिया हुआ है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ P इज इक्वल टू 20, यानी जब मेरे को इक्विलिब्रियम प्राइस 20 गिवन है तब हमारा क्या होगा, एट व्हाट प्राइस विल द मार्केट फॉर एक्स बी एट इक्विलिब्रियम, और इसका आपको आंसर स्टेट करना पड़ेगा। एंड थर्ड आपको गिवन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ फर्म्स, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। 3 सिनेरियोस हमारे पास गिवन है, जल्दी से एक एक करके करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे, तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी को बहुत हल्के में ले सकते हो, लेकिन आप एनसीईआरटी का लेवल देखो, आपके रिफ्रेशर्स में जो नहीं गिवन है वो भी इसमें गिवन है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई पहली बार इस टर्म को पढ़ेगा तो ये देख के आधे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या गिवन है। देखो अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो आपको 20 गिवन है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि भाई 15 से ज्यादा बेचो या 15 की इक्वल बेचो। क्यों? बिकॉज 15 से कम में तो भाई आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो पा रहा था। सेम सिनेरियो आपको ये वाले क्वेश्चन में भी गिवन है, जल्दी से देखेंगे सभी ये वाले। मतलब आपको पता है कि भाई 20 से कम में आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में सप्लाई हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे। पहला सिनेरियो क्या है नाउ, कि फॉर द प्राइस बिटवीन 0 to 20 नो फर्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग एज द प्राइस इन दिस रेंज इज बिलो द मिनिमम, हमारा जो एवरेज कॉस्ट है एट द प्राइस ऑफ 20, सो द प्राइस लाइन इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऐसे में कोई फर्म कुछ प्रोडक्शन नहीं करने वाला, उनको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो हमारे पास क्या था, एट व्हाट प्राइस विल द मार्केट ऑफ एक्स बी इक्विलिब्रियम एंड स्टेट योर आंसर। तो कौन से प्राइस पे इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा इसको देखना है हमें जल्दी से। तो एज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, द मिनिमम लेवल जो प्राइस का रहेगा 20, ऑल्सो द प्राइस ऑफ 20 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। देयर इज दिस बिकॉज इन द लॉन्ग रन ओनली फर्म कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स,
which implies that the price of 20 is the equilibrium price and at any price lower than 20 the firm will move out of the market. तो अभी हमने जैसे कि बोला कि फ्री एंट्री और एग्जिट है. जब फ्री एंट्री और एग्जिट होता है इसका मतलब ये रहता है कि इनिशियली आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बिकॉज बहुत सारे नए फर्म्स आपकी इंडस्ट्री में आएंगे. लेकिन अगर वो इंडस्ट्री का प्राइस 20 से कम गया तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा और धीरे आपका फिर से नंबर ऑफ फर्म्स इक्वल हो जाएंगे पुराने वाले की तरह. सो दैट इज वाई जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना वो 20 ही रहने वाला है, बिकॉज 20 एक लेवल हो जाएगा कि इतना तो सबको अर्न करना ही है. ये क्या होता है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स. और हमने पढ़ा है कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं इन द लॉन्ग रन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्नड. सो दैट इज वाई जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 20 ही रहने वाला है. समझे इस बात को सभी? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज वाई जब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि बिकॉज फ्री एंट्री और एग्जिट रहता है फर्म्स का तो काफ़ी नया कंपटीशन आएगा, लेकिन मार्केट में वही सर्वाइव कर पाएगा एट द एंड जो लंबे समय तक टिकेगा, और एट द एंड वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स को ही अर्न कर पाएंगे. क्लियर? समझे ये वाले पॉइंट को? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, जल्दी से देख लेते हैं. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ फर्म्स. ठीक है, तो हमें ही जानना है कि कितने नंबर ऑफ फर्म्स रहेंगे और कैसे हम लोग क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे. तो हमें पता है इक्विलिब्रियम प्राइस हमें कितना गिवन है, 20 का गिवन है. सो क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलेगा हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें आपको प्राइस को सब्स्टिट्यूट करना रहेगा. तो हमें पता है 8 + 3p हमें गिवन है, 8 रहेगा. प्राइस हमारे पास 20 है, सो 3 × 20 हो जाएगा. तो बहुत सिंपल सा हमारा आ जाएगा, दैट इज 68, है ना. तो 68 यूनिट्स हमारा एक तो हमारा सप्लाई करना रहेगा. क्वांटिटी डिमांडेड की जो ये हमारे पास इक्वेशन है हमें क्वेश्चन नंबर 22 से ही लेनी थी. सो दैट इज वाई क्वांटिटी डिमांडेड की जो इक्वेशन हमारे पास थी 700 - p. तो मुझे क्या करना है, -p तो करना है. p मेरे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 20 गिवन है. तो 700 में से अगर मैं 20 को जाने दूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा, 680, है ना. तो अगर मुझे पता लगा कितना नंबर ऑफ फर्म्स हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली जब मैं डिवाइड कर दूंगी कि कितनी डिमांड हो रही है और मेरे पास कितने उसके यूनिट्स हैं तो मुझे कितना पता चल जाएगा, 10 नंबर ऑफ फर्म्स हो जाएंगे. क्लियर? तो ये आपको आसान, मतलब बिल्कुल आसान लगा होगा क्योंकि बहुत सिंपल है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन का इतना खतरनाक तरीके से गिवन रहता है तो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है. राइट? सो दैट इज वाई ये जो पूरा इक्वेशन है इसी तरीके से आपका पूरा सॉर्ट आउट होगा. आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. समझ गए? ये इक्वेशन कहाँ से आई है डिमांड की, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको 22 क्वेश्चन से हमें डिमांड का पूरा वो इक्वेशन निकालना है. सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे कर लिया. ठीक है, समझ गए सभी? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नंबर ऑफ फर्म्स को हमने n से डिफाइन किया है तो कंफ्यूज मत होना कि क्या आ गया है. ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स को हमने n से डिनोट किया है. बाकी हमारा कितना क्वांटिटी सप्लाई होना चाहिए, 68 यूनिट्स का. डिमांड हमारे पास इतनी है तो हर एक फर्म को कितना यूनिट सप्लाई करना पड़ेगा, 10 फर्म्स सप्लाई करेंगे यूनिट्स को, 68 यूनिट्स. तो हमारे पास पता चल जाएगा कितना हमारे पास सप्लाई आएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बता रहे हैं कि क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी की डिमांड कितनी है. डिमांड है हमारे पास 680 यूनिट्स की. ठीक है, ये वाले इक्वेशन में पड़ा कि सप्लाई कौन कौन कर सकता है, मतलब पर अगर हम सप्लाई करना चाहते हैं तो 68 यूनिट सप्लाई किया जा सकता है. तो लेकिन हमें फर्म्स कितने लगेंगे, 68 यूनिट एक फर्म कर सकता है. तो हमें टोटल फर्म कितने लगेंगे ये पता चलेगा जब हमें 680 यूनिट्स चाहिए और एक यूनिट हमारे 68 यूनिट्स बना सकता है. तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कम से कम मुझे 10 फर्म्स चाहिए, तब जाके मेरे पास ये 680 का जो टारगेट है पूरा हो पाएगा. क्या अब समझ आया? मैंने उसको और सिंप्लीफाई करके लिख दिया है. अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट. ठीक है, आगे बढ़े. गॉट इट? चलो, क्वेश्चन नंबर 24. सपोज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ सॉल्ट आर गिवन बाय, मतलब जो कमोडिटी हमारे पास गिवन है भैया वो नमक गिवन है और मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, डिमांड फंक्शन ये गिवन है. ठीक है, 1000 - p है. और मुझे जो सप्लाई फंक्शन है गिवन है 700 + 2p.
नाउ फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। पहला मेरे को ये पता लगाना इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। आपको पता है भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे मेरा मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई होता है, या अगर इस भाषा में बोलें दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है। तो पहले तो हम ये कर लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, सेकेंड सिचुएशन क्या गिवन है, नाउ सपोज दैट द प्राइस ऑफ एन इनपुट यूज टू प्रोड्यूस सॉल्ट हैज इंक्रीज सो दैट द न्यू सप्लाई कर्व विल बी। अब फिर हमारे पास जो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी निकाल ली होगी, अगर उसमें राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो चीजें बढ़ जाएंगी, तो उसी का हमें आंसर निकालना पड़ेगा। थर्ड चीज क्या गिवन है, सपोज द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ टैक्स ऑफ 3 पर यूनिट ऑफ सेल ऑफ टैक्स, नाउ डज इट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो ये कहां से आया, वेरी गुड क्वेश्चन भाई, स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा है ना, पूरा सबका टेस्ट हो जाना है। यहाँ पे क्या गिवन है, सपोज द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ टैक्स ऑफ 3 पर यूनिट ऑफ सेल ऑफ सॉल्ट, हाउ डज इट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये किस चीज का फैक्टर है, मुझे जल्दी से बता दो। ये सप्लाई का डिटर्मिनेंट है। सप्लाई में हमने पढ़ा है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दो, इनपुट्स भी लिख सकते हो। हमने पढ़ा है कि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो मैं सप्लाई कम कर दूंगी, तो इसमें क्या होगा, आपका सप्लाई कम हो जाएगा। याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छे से हम इस क्वेश्चन को करने वाले। इट इज जनरली अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से दैट। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। पहला हमारे पास क्या है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ पे क्या होता है, हमारा डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, है ना। सो डिमांड की इक्वेशन मेरे पास क्या गिवन थी, ये गिवन है मुझे, दैट इज 1000 माइनस पी इज इक्वल्स टू सप्लाई फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, 700 प्लस 2p मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 700 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो गया मेरे पास, 300 बचेगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3p हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जाके प्लस p हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा मेरे पास, 100। बेसिक मैथ से सब्स्टिट्यूशन करना है और कुछ नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये इसमें 2p है नहीं, मैं बता रही हूँ कि p यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो p यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नई इक्वेशन नहीं बनाई मैंने। ठीक है, कैसे करना, देखो सिंपल मैथ से, पहले आपने लिखा 1000 माइनस पी लिखा इज इक्वल्स टू 700 प्लस 2p लिखा, है ना। आपको पता है ये वाला p यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये 3p हो जाएगा, ये 700 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा, तो p की वैल्यू 100 आ जाएगी। समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे क्या निकालना है, जब मेरे पास p की वैल्यू आ गई तो मुझे बस सब्स्टिट्यूट करनी है p की वैल्यू। किसी भी क्वेश्चन में आप कर सकते हो, या तो 1000 माइनस p में कर लो, है ना। तो दैट इज वाई अगर मैं 1000 में से 100 की वैल्यू माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 900 यूनिट्स आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस 100 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरे पास 900 हो जाएगी। ठीक है, लिखा हुआ है लास्ट वाले स्टेटमेंट में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहे हैं, न्यू क्वांटिटी, मतलब नया मेरे पास ये, यस, पहले हमारे पास था 700 प्लस 2p, अब मैं क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई हो गया 400 प्लस 2p। ठीक है, ना हमें पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे मेरा क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई होता है। अब इक्वेशन बदल गई मेरी, सिस्टम पूरा सेम रहने वाला है। अगेन 1000 माइनस मेरा p हो जाएगा, नई इक्वेशन मेरे पास क्या गिवन है, 400 प्लस 2p था शायद, है ना। अगेन ये 3p हो जाएगा, 400 यहाँ पे 1000 से माइनस हो जाएगा, कितना बचा मेरे पास 600। ठीक है, 600 को अगर मैं 3p से डिवाइड करूंगी तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 200। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा मेरे पास, 200। तो अगर मुझे क्वांटिटी भी निकालनी है तो अब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1000 माइनस 200 करना पड़ेगा, है ना। तो मेरी जो नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी वो 800 आ जाएगी। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, डन, क्लियर। सो दैट इज, अभी मैंने बताया कि ये जो तुम्हारी इक्वेशन गिवन है 1000 माइनस p, है ना, अब इसी को सब्स्टिट्यूट करके हम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेसिकली 1000 माइनस p, तो कितना हो जाएगा, 1000 माइनस p की वैल्यू मेरे पास 200 है, तो कितना हो गया मेरे पास 800 यूनिट्स। समझे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, डन।
ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ओके, डज द चेंज कंफर्म टू द एक्सपेक्टेशंस? लेट्स सी। तो बिल्कुल हमारा जो चेंज हो रहा है, येस दिस चेंज इज ऑब्वियस हो ड्यू द चेंज इन द इनपुट प्राइस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सॉल्ट हैज इंक्रीज एंड दैट विल शिफ्ट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेफ्टवर्ड एंड मूव टुवर्ड्स द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मेरा बढ़ जाता है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो कोई भी सेलर सामान बेचने को रेडी नहीं होगा, तो सप्लाई भी मेरा क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है, तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस पहले ये था तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, समझे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको, हाँ अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। समझ गए कि नहीं समझे इस बात को? डन? चलो नेक्स्ट है हमारे पास द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स 3 पर यूनिट ऑफ सॉल्ट सोल्ड विल रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द क्वांटिटी। तो अब मुझे पता है कि जो मेरा प्राइस है उसमें मेरा 3 और रुपए जुड़ गया है, तो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो जाएगा? 1000 माइनस पी इज इक्वल्स टू 700 प्लस 2 इंटू पी माइनस 3 मेरे पास हो जाएगा, बिकॉज 3 पर यूनिट मेरा टैक्स है। तो मेरा जो नया इक्वेशन रहेगा, यहाँ पे पूरा गिवन है, 700 को मैंने यहाँ पे माइनस किया, प्लस 6 की भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। सो दैट इज वाई कितना हो गया मेरे पास? 306 इज इक्वल्स टू 3p। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ जाएगा मेरे पास? 102 का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। तो अगर मेरा प्राइस चेंज हुआ है तो सेम चीज़ इसमें भी चेंज आएगा। तो अगर मैं 1000 में से 102 को माइनस करूंगी तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 898 यूनिट्स, जो यहाँ पे मुझे गिवन है। सो 10 अगर हम इंक्रीज करते हैं ना टैक्सेस वगैरह को, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन मेरा कम हो जाएगा, तो सप्लाई कर्व मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले आप देखो मैं 900 यूनिट्स का सप्लाई कर रही थी, अब मैं 2 यूनिट्स कम सप्लाई कर रही हूँ, है ना? तो ये आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। समझे? राइट। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे सभी। सपोज द मार्केट डिमांड market determined rent for the apartment is too high for a common people to afford. If the government comes forward to help those seeking apartments on rent by imposing control on rent, what impact will it have on the market for an apartment? तो बेसिकली यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है? अब कॉमन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है किसी चीज़ को अफोर्ड करना। हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी है तो हमें उस पर कुछ लिमिट लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल प्राइस को नीचे लेके आना पड़ता है। और वो जो अपर लिमिट हम सेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग। क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग, राइट? So, in the case of the government imposed price ceiling means upper limit that goods and services cannot be charged over this price that can be charged as a rent for apartment results in decline in the equilibrium price. तो अगर हम बोले भाई किसी रेंट का, बोल रहे हैं भाई 50,000 रेंट है, अब बोलोगे भाई 50,000 रेंट कौन दे पाएगा, कम करो इसको, है ना? कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है तो वहाँ पे 50,000 तो रेंट तो ही जाता है, सब समझो। मुंबई वगैरह में आप देखोगे अगर अच्छा खासा कोई आप फ्लैट लेते हो 2 BHK वगैरह तो इतना ही रेंट देना पड़ता है, बहुत महंगा है वहाँ पे, है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा है और आप पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर आते हो तो डेफिनेटली आपके लिए प्राइस कम किया जाएगा, बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल किया जाएगा, और वो जो प्राइस होगा वो प्राइस सीलिंग कहलाता है। ठीक है, इट इज़ प्राइस सीलिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक अपर लिमिट रहती है जो गवर्नमेंट सेट करती है एंड इट इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। बिलो क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट इंटरफेयर ही इसलिए कर रही है ना, बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर तो बढ़ाएगी नहीं, उसके नीचे ही करेगी प्राइस। दैट इज़ वाई क्या होता है, हमारा प्राइस कम हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, समझे? उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग बोलते हैं। सब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? वही पूरी आपको सिचुएशन यहाँ पे समझाई किस तरीके से प्राइस सीलिंग एक्ट करता है, और कुछ नहीं,
right? So common people can afford apartments to live in, which earlier they were not able to. However, beside this positive effect of imposition of maximum rent, it might happen that some landlords indulge in the practice of black marketing and offer apartments for rent at comparatively higher prices. तो हमने पढ़ा है कि जब भी प्राइस सीलिंग होती है तो उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन यही रहता है कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत बढ़ जाती है. तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बावजूद भी इलीगल एक्टिविटीज करके हायर रेंट चार्ज किया जाए. राइट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट. जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी. समझ गए ना प्राइस सीलिंग कैसे होता है, किस तरीके से हमारा कर्व बनता है. ओके. तो स्टूडेंट्स विद दिस बहुत ही लंबा वीडियो हमने जल्दी से फिनिश तो नहीं किया, टाइम लग गया हमें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, हम इसको छोड़ भी नहीं सकते. सो दैट इज़ वाई थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गएंगे स्टूडेंट्स. एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. एंड वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हम लोग कवर करते हैं दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज दैट इज वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स. वी प्रोवाइड ऑल दीज कोर्सेज दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सअप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो. एंड स्टूडेंट्स आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन को भी रेफर कर सकते हैं. एंड हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करना है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.